शेयर हो गई स्क्रीन। हाँ, ओके, हो गई होगी। आज कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं फार्मा में। यहाँ तक हमने पढ़ा था आज थोड़ा प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये फीवर की किस तरीके से डिवीजन होती है उसको समझते हैं। 1 मिनट। चलो, प्रोस्टाग्लैंडिन से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने पहले भी बताया है, ये लिपिड्स के कंपाउंड होते हैं जो इराकीडोनिक एसिड जो होता है वहां से ड्राइव्ड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इराकीडोनिक एसिड से सिंथेसिस होते हैं। सही हो गया। तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पेथवे को फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज में मौजूद होते हैं। इसके टाइप्स आपने थोड़े से जहन में बिठाने, ये नीचे भी लिखे हुए हैं, मैं आपको क्लासिफाई करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक होता है PGE 2। PGE 2, ये आपने याद रखना है। PGE 2 ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन के अकॉर्डिंग। फीवर हो गया, पेन हो गया। सही हो गया। ये PGE 2 देखता है। ये इसका टाइप होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप होता है, वो होता है PGF2 अल्फा, जो आपने रिप्रो में भी सुना होगा। PGF2 अल्फा। टू अल्फा। ये यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन के लिए होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन। तो ये ना अलग अलग करके एमसीक्यूज भी पूछ सकता है वैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन में यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन कौन देखता है, PGF2 अल्फा। ये यूट्रन यूट्रस की कॉन्ट्रक्शन हो गई। ये आप समझ गए होंगे। तीसरा होता है PGL 2। यह भी इसका टाइप होता है PGL 2। इसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहा जाता है और यह वेसो डायलेशन के लिए होता है। तो ये इसके तीन टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सही है, तो इसके मैंने टाइप्स आपको बता दिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये जाके बाइंड करता है किसी स्पेसिफिक, अभी PGF E 2 के साथ, PGF2 अल्फा किसके भी साथ जाके बाइंड करेगा। उसके बाद इंट्रासेल्युलर सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है। लास्ट पॉइंट फिर बताएं, लास्ट पॉइंट मैंने बताई थी PGL 2। ठीक है, PGL 2 लिख देता हूं फिर। इसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहा जाता है, ये वेसो डायलेशन या प्लेटिलेट्स को इनहिबिट करता है। फिर ये इसका प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप होता है। तो ये को किसी भी टाइप के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड होता है, उसके बाद उसके सिग्नल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर अगर PGF जो है ना PG2 के साथ करेगा तो फीवर वगैरह होगा, इन्फ्लामेशन होगी। किसी के साथ जाके फिर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है, मसल्स में कंट्रक्शन होती है जैसे यूट्रस में हमने पढ़ा। उसके बाद ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो ये ज्यादातर पार्चुरेशन वगैरह में या प्रेगनेंसी के दौरान यूज किया जाता है। तो ये सेम बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये PGF2 अल्फा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर PG2। ठीक हो गया। PGF2 अल्फा ये लिखा हुआ है, ये इसके सिस्टम लिखे हुए हैं, तो ये ज्यादा यहाँ पे सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। PGL 2 ये मैंने बता दिया, वेसो डायलेशन के लिए होता है। तो यहाँ से कोई नहीं, बस इसके टाइप्स बताने थे। और पेन में कौन सा होता है, नोसी रिसेप्टर, मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है कि कौन से रिसेप्टर पेन से रिलेटेड होते हैं, ये हम पढ़ेंगे भी सही। नोसी रिसेप्टर्स ये पेन को रेगुलेट करते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन वगैरह में प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज होता है। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ था। ये वो ड्रग्स होती हैं जो पेन वगैरह को रिड्यूस करती हैं। आपको ऊपर बता दिया ना, पेन कहाँ से बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप से। सही हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन जब एक्टिवेट होता है तो पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर होता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं, उसको कहा जाता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन को, फीवर को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। सही हो गया। तो इंजरी जब होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन फिर पेन और इन्फ्लामेशन की सिंथेसिस करवाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जस्ट याद रखने की जरूरत है।
जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, साइक्लोऑक्सीजिनेज इंजाइम कोक्स, जिसको कहा जाता है कोक्स एंजाइम। तो जब टिश्यूज में इंजरी होती है, मैं फिर बेसिक बता देता हूँ। टिश्यूज में जब इंजरी होती है तो उससे एराकीडोनिक एसिड निकलता है, रिलीज होता है। सही हो गया। तो वो कॉक्स एंजाइम क्या होते हैं, वो कॉक्स एंजाइम कन्वर्ट करते हैं एराकीडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में। फिर जो ये नेसिड ड्रग्स होती है ना, ये जाके कॉक्स एंजाइम पे बाइंड करती हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे। तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन होती है, फेवर, पेन, इन्फ्लामेशन। और इसके दो टाइप्स हमने पढ़े थे, कोक्स वन एंड कोक्स टू। जो कोक्स वन होता है वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है, गैस्ट्रिक की प्रोटेक्शन, प्लेटलेट्स वगैरह की। और कोक्स टू जो होता है वो रिड्यूस करता है पेन और इन्फ्लामेशन को। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टीरॉयड एस्पिरिन है, ठीक हो गया, ये वाली पैरासीटामोल है, ये सारी क्या करती हैं, डाइक्लोफेनेक है, ये कोक्स टू इनहिबिटर होती हैं, कोक्स टू को जाके ब्लॉक करती हैं। इससे क्या होता है, फीवर की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। सही हो गया। तो ये कोक्स टू की होती है। बट यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये तो इसके करेक्टर्स आप पढ़ लेंगे, या इनमें सच कोई इंपॉर्टेंट चीज मौजूद नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। ठीक हो गया। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर उसे कहा जाता है, वो ड्रग्स जो कोक्स वन को और कोक्स टू जो एंजाइम होता है दोनों को ब्लॉक करती है। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर वो होती हैं जो कोक्स वन को भी और टू को भी ब्लॉक करती हैं। इससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम होती है, पेन और फीवर कम होता है। इसमें एस्पिरिन बेस्ट एग्जांपल है, एसिसाइलिक एसिड है, और भी ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेलोक्सिकाम भी है। ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक करती हैं, कोक्स वन को भी कोक्स टू को भी। सही है। ये नाम इसके डिफरेंट ड्रग्स के इसने लिखे हुए हैं। बस यहाँ से कॉमन एस्पिरिन है, ये पेपर में भी आया था, बस आपने ये इसका एंजाइम याद रखना है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे करती है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा होता है सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। इसका क्या मतलब होता है, ये वो होता है जो जस्ट ब्लॉक करता है कोक्स टू को। साइक्लोऑक्सीजिनेज का जो टू पार्ट होता है उसको जाके ब्लॉक करती हैं स्पेसिफिकली। इन्फ्लामेशन में ये भी इन्वॉल्व होता है, बट ये कोक्स वन को ब्लॉक नहीं करती, जिसमें हम मैंने आपको बताया भी था, रेफोकोक्सिब, केलोकोक्सिब, पेरोकोक्सिब, ये सारे कोक्सिब वाले जो हैं ये कोक्स टू इनहिबिटर होते हैं। सही हो गया। इसका भी काम क्या होता है, फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन को रोकना। बट ये स्पेसिफिकली कोक्स टू एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, वन को नहीं करती है। सही हो गया। तो ये आपने ही याद रखना है। बस बाकी ये वही सेम इनकी आगे मूड ऑफ एक्शंस लिखा हुआ है, वो जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो ये भी 2025 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आता है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। मैं दिखा देता हूँ, 2025 में भी यहाँ से भी आया था क्वेश्चन। तो सिंपल ही वो पूछता है। आपको जस्ट ये याद रखना है, ये 34 क्वेश्चन आप देखेंगे तो एस्पिरिन एक्ट एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग बाय इनहिबिटिंग, किस एंजाइम को इनहिबिट करती है, मोनोअमाइन, साइक्लोऑक्सीजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, लाइपोऑक्सीजिनेज। सही हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया किसको करती है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को करती है। सही हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन आता है, बट हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ा एडवांस में दे दे, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटीपायरेटिक प्रोसेस भी लिखा हुआ है ये भी एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, जो फीवर वगैरह को इंड्यूस करते हैं। तो जब भी इंजरी होती है ना, साइटोकाइन रिलीज होता है, साइटोकाइन से फिर तीन रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन और टीएनएफ। टीएनएफ कहा जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को। सही। तो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन के मैसेजेस वगैरह लेके आते हैं। तो इससे क्या होती है, एराकीडोनिक की प्रोडक्शन होती है। एराकीडोनिक एसिड बनता है, कोक्स एंजाइम फिर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। तो ये मेन मेडिएटर होता है फीवर का। तो ये फीवर की प्रोडक्शन या प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है हाइपोथैलेमस के पास जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना ब्रेन में। तो वो ये PGE2 जो हमने पढ़ा था, आपको बताया था, जो फीवर वगैरह को देखता है, वो टेम्परेचर को सेट करता है। अगर नॉर्मल 37 है तो वो वहाँ पे 39 बढ़ा देगा, क्योंकि फीवर होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इससे जो है ना ये एंटीपायरेटिक प्रोसेस होता है। यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं है, जस्ट आपने ये नेसेट का
टर्मिनोलॉजी याद रखनी। एंटी एरेथमिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी एरेथमिक ड्रग, ये वो ड्रग्स या मेडिसिन्स होती हैं जो हार्ट की रिदम को देखती हैं। सही है, हार्ट की रिदम्स को रिस्टोर करने के लिए या कार्डिक रिदम के लिए यूज की जाती हैं। हार्ट नॉर्मली बीट कर रही है, उसको रेगुलर रिदम कहा जाता है। इरेथमिया किसे कहा जाता है, इसका कीवर्ड्स बताओ। मतलब इरेगुलर हो, या तो हार्ट की बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो या तो बहुत ज्यादा स्लो हो, इसको इरेथमिया कहा जाता है। या तो इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं रिदम को करेक्ट करने के लिए, उसको एंटी एरेथमिक ड्रग्स कहा जाता है। तो ये जो हार्ट की रिदम होती है ना, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सोडियम के भी हो सकते हैं, पोटाशियम के भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट आयन इन्वॉल्व होते हैं ना, जिसकी मदद से ड्रग्स जो है ना अपने सिग्नल्स को वो करती है, आगे यूटिलाइज करती है। तो एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, इन आयन चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। तो इनकी जो भी हार्ट हार्ट की रिदम होती है वो स्लो डाउन होती है या सेल स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इसमें अभी क्लासिफिकेशन अब पढ़ते हैं। इसमें क्लास 1 यूज होता है, क्लास 2 भी होता है, क्लास 3 भी होता है, क्लास 4 भी होता है। डिफरेंट क्लास यूज किए जाते हैं। यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ते हैं, जो आपने याद रखना है। क्लासिफिकेशन में क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एडिनो रिसेप्टर, पोटाशियम चैनल मैंने बता दिया, कैल्शियम चैनल, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो नंबर 1 है, क्लास 1 में है सोडियम चैनल। क्लास 1 में क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। यहाँ अगर पूछा जाए क्लास 1 एंटी एरेथमिक ड्रग्स किस चैनल को ब्लॉक करती हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। तो वो सोडियम चैनल से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस स्लो डाउन हो जाती हैं, तो सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं। तो सोडियम चैनल में कौन सी ड्रग हमने पढ़ी थी, लिडोकिन। लोकल हमने पढ़ी थी ना। लोकल क्या होती हैं, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। तो ये भी जो है ना एंटी रिदमिक एंटी एरेथमिक के तौर पे दी जाती है। और भी ड्रग लिखी हुई हैं बट कॉमन लिडोकिन है। तो अगर पूछा जाए क्लास 1 एंटी एरेथमिक कौन से चैनल्स को ब्लॉक करती है, वो करती है सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। सही हो गया। उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है, जो है ना वो भी पढ़ लेते हैं। सोडियम चैनल के आपको पढ़ा हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये प्राइमरीली ब्लॉक करती हैं, वही सेम चीज़ें हैं, सोडियम चैनल्स को जाके ब्लॉक करती हैं, उससे चैनल ओपन हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है, जिससे हार्ट जो है वो बेटर परफॉर्म करती है। सही हो गया, तो ये ब्लॉक करती हैं सोडियम आयंस की एंट्री को। तो ये आपने बस सिंपल ही याद रखना है, सोडियम आयंस की एंट्री को ब्लॉक करती है। क्लास 2 जो इन्वॉल्व होता है, क्लास 2 एंटी एरेथमेटिक और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रग्स होती हैं बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल भी बताता हूँ, बीटा एंड्रिन जेरिक रिसेप्टर्स, एंड्रिन जेरिक रिसेप्टर्स या एड्रीनो रिसेप्टर्स भी जिन्हें कहा जाता है। सही है, बीटा एंड्रिन जेरिक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है। इसमें कौन कौन सी, ये एल ओ एल जिसकी आखिर में है, वो एंटीनोल, ओस्मोलोल, सेटोलोल, टाइमोलोल, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये बीटा एंड्रिनजेनिक रिसेप्टर या बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। तो ये बीटा एंड्रीनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो ये इसमें कैल्शियम इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे इसकी थोड़ी मिस्टेक है। फिर आता है क्लास 3 एंटी एरेथमेटिक ड्रग्स का। क्लास 3 में आपने याद रखना है, ये जो होती हैं ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। किसको ब्लॉक करती हैं, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। हेमियोडेरोन वगैरह है, डोरेनडेरोन, ये ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं बट यहाँ से जस्ट क्लास क्लास का पूछ सकता है वैसे। क्लास 3 किसको करता है, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करता है। सही हो गया, तो ये सिंपल ही आपने याद रखना है। और क्लास 4 जो होता है एंटी एरिथमेटिक का, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जिसमें हमने पढ़ा था नेफिडाइपिन और वेराम्पिल वगैरह, डेलिटाजाइम, ये आपको बताए थे, ये सारे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। सही होगा, तो ये क्लास 4 होता है। बस आपने सिंपल ही याद रखना है, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। क्लास 1 जो होता है एंटी एरिथमिक का, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है।
क्लास टू जो होता है बीटा एड्रीनो रिसेप्टर, और ये ड्रग दे सकता है, एग्जाम्पल ये LOL वाली एंटीनोल जो है, एंटीनोल या प्रोपेनोल या सेटालोल, जिसकी या लास्ट में LOL है। पूछ ले कि ये कौन से रिसेप्टर को बिला करती हैं, बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स को ये बिला करती हैं। ठीक है, तो ये एंटी एरेथमेटिक ड्रग्स के तौर पे यूज किया जाता है। सिंपली आपने ये याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सही है। उसके बाद क्या चीज है, डायूरेटिक्स एजेंट मैंने पढ़ा है पहले भी, फ्लो ऑफ यूरिन को जो इंक्रीज करते हैं। सही है, तो इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल आपको बताया था, ग्लाइसरीन है, सार्बिटोल है, ये सारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में आपको बताया था एसिटाजोलामाइडिन, मीथाजोलामाइड, ये सारे जोलामाइड वाले जो हैं ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स होते हैं। और पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स में स्प्राइनोलेक्टोन एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, स्प्राइनोलेक्टोन। तो ये मैंने पहले ही आपको बताए हुए हैं, जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो है ना, गैस्ट्रिक सीक्रेशन की में कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं। अभी क्या है, इंट्रोडक्शन, द स्टमक रिलीज 2.5 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस डेली। तो जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है ना, ये किसके लिए असेंशियल होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, माइक्रोब्स वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, या डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं एक्टिवेट करने के लिए, ये गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक से निकलता है। तो मेन सीक्रेशन होती है स्टमक से, वो होती है पेप्सिनोजिन की। पेप्सिनोजेंस की होती है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, चीफ सेल से। चीफ सेल या इसको पेप्टिक सेल भी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। ये पेप्सिनोजेन कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से। कहाँ से, चीफ सेल से रिलीज होता है। ये क्या करता है, पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है। मतलब ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होता है। पेप्सिनोजेन किसके लिए होता है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये स्टमक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आता है HCl। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मौजूद होता है स्टमक में, एक सेल होती है जिसको कहा जाता है पेरिटल सेल, या ऑक्सीनेटिक सेल कहा जाता है। ये क्या करता है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और पीएच वगैरह को मेंटेन करता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो उसकी एसिडिटी से ही मर जाते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये पेरिटियल सेल से रिलीज होता है। सही हो गया। तो ये दो होते हैं। तो ये एसिडिक वगैरह की सिक्रेशन वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं। बाकी इसकी रेगुलेशन वगैरह है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या होते हैं क्या नहीं है, आपने याद रखना है। रेगुलेशन में क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड की क्या कहते हैं जो सीक्रेशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको एक रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पंप्स वहां पे मौजूद होते हैं, जो एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटियल सेल जो ऊपर बताए थे आपको, जहाँ से HCl निकल रहा था, वहां पे ये मौजूद होते हैं प्रोटॉन पंप। यहाँ पे ये इसको लास्ट में भी पढ़ते हैं, ये फाइनल स्टेप होता है एसिडिक की सीक्रेशन का, प्रोटॉन पंप। ठीक हो गया, जहाँ से स्टमक इल्यूमन में सीक्रेशन होती है। इसकी ड्रग हम पढ़ते हैं नीचे मौजूद है। तो और क्या होता है, एसिटाइल कोलिन भी यहाँ से होता है। उसके बाद हिस्टामाइन भी हमने पढ़े थे ना इसके रिसेप्टर, तो हिस्टामाइन भी एंटीरोक्रामा क्रोमाफिन सेल से रिलीज होता है हिस्टामाइन। और जो है ना एसिटाइल कोलिन भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इसको एक्टिवेट करवाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सीक्रेशन को देखते हैं, इसलिए ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक सीक्रेशन यहाँ पे होती है। तो ये इनका कंबाइन इफेक्ट होता है। ठीक हो गया। मूड ऑफ एक्शन क्या है, ये H2 रिसेप्टर के बताए थे आपको, सेमिटाइडिन, रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन। सही है। नहीं आया समझ, तो नहीं आया समझ, इसको छोड़ दें यार, ये नीचे बता रहा हूँ जो चीज वो याद रखें बस। तो ये आपने सिंपली याद रखना है, पेप्सिनोजिन चीफ सेल से, और HCl पेरिटियल सेल से। ठीक हो गया, और इसमें प्रोटॉन पंप होता है, बस इतना समझ लेंगे, प्रोटॉन पंप की भी रेगुलेशन होती है स्टमक से। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक ड्रग इन्वॉल्व होती है, वो बता रहा हूँ, नीचे बता रहा हूँ। सही है। बाकी ये मैंने आपको बताए थे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, सेमिटाइडिन, रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए थे। ये क्वेश्चन भी आया था ना 2025 में। तो ये तीन ड्रग्स मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। सही है।
उसके बाद इसका मूड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये तो एंटागोनिस्ट आपको पता चल गया H2 के, ये क्योंकि सिक्रेशन को कम करते हैं। मूड ऑफ एक्शन क्या होता है कि H2 रिसेप्टर इनहिबिट करता है, ये किसको, हिस्टामाइन की सिक्रेशन को। सही हो गया। उसके बाद पेरिटियल सेल क्या होते हैं, उनके पास H2 रिसेप्टर मौजूद होता है, तो वो ऐसे हिस्टामाइन की प्रोडक्शन होती है, तो वो ये जो ड्रग्स होती हैं सेमीटाइडिन रेनिटाइडिन ये ब्लॉक करती हैं इसको, और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को। सही हो गया। तो यहाँ से भी ये सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपने याद रखना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओमीपेराजोल भी मैंने आपको बताई थी, और ओस्मीपेराजोल है, लेंसोपेराजोल है, ये पेराजोल वाली जो भी ड्रग्स हैं ये होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है। प्रोटॉन पंप आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जस्ट आपने ये याद रखना है कि प्रोटॉन पंप जो होता है ये फाइनल स्टेप होता है गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन का। तो लास्ट में जो सीक्रेशन होती है फाइनल स्टेप में, वो प्रोटॉन पंप में होती है, जो पेरिटियल सेल के ऊपर मौजूद होता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अगर पूछा जाए तो ओमीपेराजोल आपने ड्रग याद रखनी है सिंपली। सही है। यहाँ पेराजोल जिसकी लास्ट में, इस सब की लास्ट में पेराजोल है, ये होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सेमीटाइडिन रेनिटाइडिन फेमोटाइडिन, और लास्ट में आपको ओमिप्राजोल दे दे तो ये ओमिप्राजोल होगी। ये क्या होती है, प्रोटॉन पंप होती हैं, और सेमीटाइडिन रेनिटाइडिन फेमोटाइडिन ये H2 हिस्टामाइन का जो टाइप 2 होता है उसको इनहिबिट करती हैं। तो ये ओमिप्राजोल